आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज हिंदी का दूसरा क्लास कर रहे हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और पहला वीडियो देखिए। यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना होगा, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे दोस्त हमेशा मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं 2019 में पूछे गए प्रश्न के बारे में। क्या 2019 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सबका आज सोल्यूशन बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है हमारे पास कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। क्या घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? इसका मतलब यही हुआ कि आप मुहावरा भी कंप्लीट कीजिए, क्या आप मुहावरा भी कुछ याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में मुहावरा पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि घुटने टेकना मुहावरा का जो अर्थ होता है हार मानना होता है। क्या होता है? घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ होता है हार मानना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार मानना। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। क्या तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे? कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे नरहरि दास थे। क्या तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है खरा का विलोम है। क्या खरा का विलोम है? क्या खरा का जो विलोम होता है, खरा का विलोम होता है खोटा। क्या खरा का जो विलोम होता है खोटा? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। हमें लोग हमेशा बोलते हैं कि खरा खोटा, तो खरा का जो विलोम हो गया यहाँ पे हो गया क्या? खोटा हो गया। लेकिन इसमें हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि खरा बोल रहा, तो खरा का तो विलोम होगा बैठा, लेकिन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। खरा का हमेशा विलोम होगा, उल्टा होगा क्या? खोटा होगा। खरा का जो उल्टा होगा क्या होगा? खोटा होगा। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास दिया गया है कि पंचवटी कौन सा समास है। क्या पंचवटी कौन सा समास है? तो आपको हम समास पढ़ाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो समास इसमें क्या है? पंचवटी। तो पंचवटी कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें लगा हुआ पंच। तो पंच कहने का मतलब हो गया, पंच का मतलब पाँच, और पाँच एक संख्या है। तो जब कोई संख्या आए तो द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण, कि समाज का विशेषण है। क्या समाज का विशेषण है? तो समाज का विशेषण जो है क्या है? सामाजिक होता है। समाज का विशेषण होता है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि इसमें क्या करना है कि शब्द जो है शुद्धि और अशुद्धि पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? सामाजिक लिखा है। क्या यहाँ पे सामाजिक लिखा हुआ है? यहाँ पे सामाजिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सामाजिक। लेकिन समाज का जो विशेषण होता है सामाजिक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद छठा जो प्रश्न है क्या है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। क्या अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है अपना काम निकालना। क्या अपना काम निकालना को ही अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं। मतलब आप क्या है मुहावरा भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। क्या जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिसने भी गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहा जाता है? दीक्षित कहा जाता है। क्या? दीक्षित कहा जाता है। इसलिए सातवां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न है उद्दंड का विलोम है। क्या उद्दंड का विलोम है? तो उद्दंड का जो विलोम होता है ना विनम्र होता है। क्या उद्दंड का जो विलोम होता है विनम्र होता है? क्योंकि नहीं अक्सर बोलता है कि कितना उद्दंड लड़का है, तो उद्दंड लड़का का मतलब कुछ खराब लड़का, तो उद्दंड का मतलब उद्दंड जो है उसका सीधा सा विलोम क्या हो जाएगा? विनम्र का मतलब हो गया बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उपवास
में उपसर्ग है, क्या उपवास में उपसर्ग है। तो उपसर्ग है तो उपसर्ग का मतलब क्या हो गया कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल दे। क्या उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उपवास में उपसर्ग है उप। क्या उपवास में जो उपसर्ग है उप है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उसने कहा था, क्या उसने कहा था कहानी के नायक है। तो उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचा गया है एक कहानी है, उसके जो नायक थे लहना सिंह थे। कौन? लहना सिंह थे। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के ऑप्शन नंबर ए। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह है, और उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। मतलब यहाँ पे ये भी याद कर लेना है, थोड़ा सा चैप्टर का जो भी है वो ध्यान में रहना चाहिए आपको कि किस चैप्टर में कौन सा बात कहा गया, किस चैप्टर में किस पात्र का उल्लेख है। याद कर लेना, बढ़िया से ध्यान से पढ़ना। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न है 11 नंबर कि हाथ पैर कौन सा समास है। क्या है? हाथ पैर कौन सा समास है। तो एक बात हमेशा आपको बताए हैं कि समास के बारे में हम तो वीडियो बना दिए, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट में समझाते हैं कि हाथ पैर क्या है। हाथ पैर आपको ध्यान रखना आदि एक दूसरे के उल्टा है दोनों शब्द। क्या है? दोनों एक दूसरे को उल्टा आ जाए। क्या आ जाए? दोनों एक दूसरे को उल्टा। जैसे हाथ के उल्टा पैर और पैर के उल्टा क्या हो गया? हाथ। जब उल्टा है दूसरा क्या करना है? जब दो शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह आ जाए। क्या? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब ये जो डैश है ना ये आ जाए, मतलब दो शब्दों के बीच जब योजक चिन्ह आ जाए उसके बाद मतलब दो शब्दों को जब विग्रह करेंगे तो और आ जाए। क्या? दो शब्दों के विग्रह जब करेंगे तो और आ जाए। जैसे हाथ पैर है तो हाथ पैर कहने का मतलब क्या हो गया? हाथ और पैर। तो जब दो शब्दों के बीच विग्रह आ जाए या दो शब्दों के बीच विग्रह करने पर और आ जाए, या दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हो? उल्टा हो। दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा हो तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब हमेशा एक सिंपल सा ट्रिक के साथ याद रखना है कि अधिक योजक चिन्ह आ जाता है। क्या? अधिक योजक चिन्ह आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण कि तुलसीदास, क्या तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास जो हैं किस काल के कवि हैं। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है आदिकाल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो तुलसीदास जी है, तो सबसे पहले जानिए कि तुलसीदास के द्वारा जो रचित है पद टू है। तो पद टू जो तुलसीदास रचना किए हैं उसमें राम भक्ति की चर्चा किए हैं। किसका चर्चा किए हैं? राम भक्ति का चर्चा किए हैं। तो राम के भक्ति का चर्चा किए हैं तो ये क्या हो जाएंगे? भक्ति काल का हो जाएंगे। क्या? भक्ति काल का हो जाएंगे। इसलिए 12 का आंसर हुआ ए करेक्ट। क्या? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल। इस तरह की तरीके से याद रखिए कि तुलसीदास मतलब कि राम भगवान के चर्चा किए हैं, भक्ति के चर्चा किए हैं तो हो जाएंगे भक्ति काल। उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा जो है प्रश्न है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। क्या? विद्यालय का संधि विच्छेद जो है क्या है? तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है विद्याधन आलय होता है। क्या? विद्याधन आलय होता है तो उसका मतलब होता है विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे अशुद्धि पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे यह है, यहाँ पे है विद्याधन आलय है। क्या? विद्याधन आलय, लेकिन ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे आकार जो है ये नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या? विद्याधन आलय। उसके बाद करेक्ट आंसर हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मुहावरा है। मुहावरा आप देख सकते हैं कि कितना पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में कि आपे से बाहर होना। क्या? आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए घर से बाहर होना, ऑप्शन बी भला बुरा ना समझना, ऑप्शन सी बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन डी व्यर्थ की बातें करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा कि आपे से बाहर होना मुहावरे का जो अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। क्या? बहुत क्रोधित होना कोई आपे से बाहर होना कहा जाता है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित, क्या निम्नांकित मतलब निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। जो नीचे दिए गए जो है उदाहरण है वो किस पाठ से लिया गया है। तो क्या है उदाहरण मेरे भाई मेरे साथी? क्या है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है। क्या? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि
हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। क्या अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है। तो इसके ऑप्शन के बात करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी सिपाही की मां, ऑप्शन सी प्रगति और समाज, ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब संपूर्ण क्रांति में कहा गया है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। मतलब संपूर्ण क्रांति में इस बात की चर्चा है। संपूर्ण क्रांति से यह पंक्ति लिया गया है जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। मतलब संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण लेखक को भी ध्यान में रखना। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। क्या आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में जो प्रत्यय है, प्रत्यय सबसे पहले जानिए कि प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, क्या प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया अर्थ क्रिएट कर देता है, एक नया अर्थ बना देता है, तो उसे ही प्रत्यय कहते हैं। मतलब सीधा सा समझिए कि प्रत्यय वह है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। क्या किसी शब्द के अंत में लगता है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ए में इत दित, बी में इत, सी में दित और डी में भी इत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? इत हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? इत हो जाएगा। इत होगा। यहाँ पे ई वाला इत नहीं होगा क्योंकि यहाँ त हलंत है, लेकिन यहाँ लास्ट में त हलंत है नहीं है, यहाँ लास्ट में त हलंत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा समास है। क्या लंबोदर कौन सा समास है? तो क्या सबसे पहले जानिए कि लंबोदर कहते हैं किसको। क्या लंबोदर कहते हैं किसको? तो लंबोदर भगवान श्री गणेश को कहते हैं। तो जब किसी खास व्यक्ति का बोध हो जाता है, क्या जब किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, मतलब जब देवी देवता के नाम आवे ने तो सीधा सा उसको कह देंगे कि बहुव्रीहि समास है। क्या बहुव्रीहि समास है। मतलब लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद अगला हमारे पास है कि अक्ल का अंधा। क्या अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है? अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। मतलब किसको कहेंगे कि अक्ल का अंधा? अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। क्या अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, इसलिए 18 का प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख होना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19 नंबर कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। ये तो काफ़ी आसान है। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। क्या बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सकार का विलोम है। तो सकार का जो विलोम होता है बहुत ही आसान है, निराकार होता है। क्या सकार का जो विलोम होता है निराकार होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि निश्चय का संधि विच्छेद है। क्या निश्चय का संधि विच्छेद है? निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो निश्चय का जो संधि विच्छेद होता है निधन चय। क्या निधन चय, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग छूट गया था क्योंकि जब एक चीज़ हम आपको बताएं कि विसर्ग के बाद जब किसी वर्ग का पहला वर्ण आता है, क्या विसर्ग के बाद जब किसी वर्ण का पहला वर्ण आता है तो वहाँ पे क्या होता है? सहलंत हो जाता है। क्या सहलंत या आधागत स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? विसर्ग दिया हुआ है या च वर्ग है और च वर्ग का पहला वर्ण है च, तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला वर्ण आ गया तो वहाँ पे सहलंत या आधागत स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चय। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चय का जो संधि विच्छेद होता है निधन चय। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तब भूषण जो हैं वो रीति काल के कवि माने जाते हैं। क्या भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। क्या देवता का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? देवता का पर्यायवाची शब्द देव होता है। क्या होता है? देव। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रघुवीर सहाय। क्या
रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है? कहाँ है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है लखनऊ है। क्या रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ है। इसलिए वो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल लखनऊ है। आपको लगता होगा कि कितना आसान प्रश्न का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए, क्योंकि यही आसान प्रश्न जब हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमें कन्फ्यूज कर देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या मलयज की रचना कौन नहीं है? क्या मलयज की रचना जो है कौन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ कि मलयज का जो रचना इनमें से कोई नहीं है। क्या मलयज की रचना है न आने वाला कल, या सदियों का संताप, या बकलम खुद, कोई भी इनमें से मलयज की रचना नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ज्ञात का विलोम क्या है? तो ज्ञात का विलोम क्या होता है? ज्ञात का उल्टा क्या होता है? अज्ञात होता है। क्या ज्ञात का उल्टा होता है? अज्ञात। उसके बाद क्या है कि भारत का विशेषण है। क्या भारत का विशेषण क्या होता था? भारत का विशेषण क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शुद्धि और अशुद्धि पे ध्यान देना, क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करें कि भारतीय भी मार सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? भारतीय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो हैं क्या है? जयप्रकाश नारायण है। क्या संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है? जयप्रकाश नारायण। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है निंदा करना। क्या निंदा का विलोम है? निंदा का विलोम है 2018 में जस्ट उल्टा पूछा गया था कि स्तुति का विलोम क्या है? तो स्तुति का विलोम हो गया था निंदा, और निंदा का विलोम क्या हो गया? स्तुति। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। उसके बाद क्या? धरती का, क्या धरती का विलोम है? तो धरती का विलोम क्या हो जाता है? तो धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। धरती का उल्टा हो जाता है आकाश। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था वो एक कर्म प्रधान कहानी है। क्या उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है? उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गांव का घर जो शीर्षक कविता है किस कविता संग्रह से है? उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? संस्यात्मा। क्या? संस्यात्मा गांव का घर शीर्षक कविता संग्रह से है। उसके बाद अगला क्या है कि सूरसागर के कवि हैं। क्या? सूरसागर के कवि हैं। तो सूरसागर के कवि क्या हो जाएंगे? सूरसागर के जो कवि हैं सूरदास हैं। क्या? सूरसागर के कवि हैं सूरदास। मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज़ दे दे जिसमें सूर लगा हुआ है, क्या सूर लगा हुआ, तो उसके कवि कौन होंगे? सूरदास भी होंगे। कोई भी रचना दे दे जिसके शुरू में सूर लगा हुआ है तो उसके रचना हमेशा सूरदास होंगे। सूर यहाँ है तो यहाँ पे हो जाएगा सूरदास, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर की रोज कहानी के कहानीकार हैं। रोज जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है? तो रोज जो कहानी है उसके कहानीकार हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें शॉर्ट में अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उतना बड़ा नाम याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए इन्हें शॉर्ट में अज्ञेय कहते हैं। इसलिए हमेशा आपको कहते हैं कि आप कम से कम चैप्टर के जो भी अध्याय हैं पाठ के उसके लेखक कौन है, कवि कौन है, उसको जरूर याद कर लीजिए। जैसे रोज के कौन होंगे? अज्ञेय होंगे। इसी प्रकार आप सभी को याद कीजिए, क्योंकि इससे प्रत्येक साल 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर, काफ़ी इंपोर्टेंट है कि वैध का विलोम कौन है? तो वैध का जो विलोम होता है अवैध होता है। क्या? वैध का जो विलोम होता है अवैध होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नयन का संधि विच्छेद होता है ने धन आय। क्या? ने धन आय। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत जो शीर्षक है, बातचीत जो कि एक निबंध है, क्या बातचीत जो कि एक निबंध है उसके निबंधकार कौन है? तो बातचीत के जो निबंधकार हैं, रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्या? बातचीत के जो निबंधकार या रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। इसलिए 37 का प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा सही, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगला प्रश्न के बाद बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मालती के पति का नाम है। मालती का जो पति था, रोज कहानी में मालती की जो चर्चा है उसके पति का नाम क्या था? महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 39 नंबर प्रश्न कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? इसका हो जाएगा जगत धन नाथ। क्या जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होता है जगत धन नाथ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रश्न संख्या 39 के ऑप्शन नंबर ए जगत धन नाथ क्या हो जाएगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जन जन का चेहरा, क्या जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गजानंद माधव मुक्ति बोध। क्या गजानंद माधव मुक्ति बोध जन जन के का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्या पृथ्वी जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूमि, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कड़वक किसकी रचना है? कड़वक जो है किसकी रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कड़वक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि लेखक और उसके मतलब पाठ और उसके लेखक से कितना प्रश्न पूछा गया है, कवि और उसके पोएम मतलब कविता और उसके पोएम से कितना प्रश्न पूछा, मतलब कौन किस पाठ के लेखक कौन है, इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे प्रत्येक साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर कौन सा समास है? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि कामचोर का विग्रह कीजिए। तो कामचोर किसको कहते हैं? जो काम से चोर होता है। क्या? जो काम से चोर होता है उसे क्या बोलेंगे? काम से कामचोर बोलेंगे। तो काम से विग्रह किए तो से आया, तो से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो जब भी विभक्ति चिन्ह आता है तो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामचोर जो है क्या है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? हमारे पास ऑप्शन है उर्वशी, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है उर्वशी है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है उर्वशी है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। लेकिन रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है क्या है? उर्वशी है। क्या? उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आत्मा का विशेषण है। क्या? आत्मा का विशेषण क्या है? तो आत्मा का जो विशेषण होता है आत्मीय होता है। क्या? आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विशेषण का भी क्लास करवा दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आजकल कौन सा समास है? क्या? आजकल कौन सा समास है? बिल्कुल आसान, आजकल। यहाँ पे कई स्टूडेंट यहाँ मतलब कन्फ्यूज कर जाएंगे कि यहाँ पे लिखा हो शुरू में आ गया, नहीं तो आ एक प्रत्यय है तो ये इसलिए आजकल हो जाएगा। अब ये भाव समास, इसलिए आपका हो जाएगा गलत। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आजकल। तो आजकल किसको बोलेंगे? सबसे पहले देखिए कि आज एकदम दो शब्द है। क्या है? आजकल में दो शब्द है, पहला है आज और दूसरा है कल। तो आजकल नहीं लग रहा है आपको कि एक दूसरे के उल्टा है? तो जब एक दूसरे के उल्टा है तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। क्या? द्वंद्व समास होता है। क्या? द्वंद्व समास होता है। या आप इसको विग्रह भी कीजिएगा तो हो जाएगा आज और कल। तो दोनों के बीच में क्या आया? और आया, तो और क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। या एक दूसरे के दोनों शब्द उल्टा है, आज और कल, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ कि हार जीत शीर्ष कविता किस
कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत जो कविता है किस कविता संग्रह से ली गई है? तो हार जीत जो कविता है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। क्या? कहीं नहीं वहीं से लिया गया है हार जीत जो कविता संग्रह। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है 48 नंबर प्रश्न कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है। क्या? उद्घाटन का जो संधि विच्छेद है क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। क्या इसका कॉन्सेप्ट समझिए, एक चीज़ समझिए। उद्घाटन, सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं। क्या आंसर इसका बताते हैं कि उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? उद्घाटन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्धन घाटन, मतलब उत जोड़ घाटन होता है उद्घाटन का संधि विच्छेद। लेकिन आप इसको पहचानिएगा कैसे? संधि विच्छेद में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका पहचानने का एक सिंपल तरीका जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले आप ऑप्शन को भी मिला के देखिए कि दोनों शब्द मिला करके उद्घाटन बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन इसका जो यहाँ पे समझिए एक थ्योरी है कि उद्घाटन, क्या हमारे पास शब्द दिया है उद्घाटन, लेकिन हम बोले क्या इसका करेक्ट आंसर का उत्धन घाटन। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जब त हलंत, क्या जब त हलंत का जोड़ करते हैं, जब तो हलंत का जोड़, जब तो हलंत का योग किसी व्यंजन के साथ होता है, जब त हलंत का योग किसी व्यंजन के साथ होता है या त हलंत के बाद जब कोई व्यंजन वर्ण आता है तो त हलंत जो है न, जो त हलंत है वो द हलंत में बदल जाता है। तो यहाँ पे त हलंत द हलंत में बदल गया तो हो गया द हलंत। यहाँ पे घाटन पहले से था तो यहाँ पे घाटन हो गया। यहाँ पे ऊ भी था लेकिन त हलंत था, बदल गया द हलंत में, इसलिए उद्घाटन का जो संधि विच्छेद होगा उत्धन घाटन। फिर से एक बार आप समझिए कॉन्सेप्ट के क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले याद रखिए कि जब त हलंत के बाद, क्या जब त हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो घ आया, क्या तो हलंत के बाद घ आया तो घ एक क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, वो जो तो हलंत है न वो द हलंत में बन जाता है। क्या? द हलंत में बन जाता है। तो यहाँ पे दिमाग लड़ रहे हैं, उद्घाटन पहले से है लिखा हुआ, पहले से, तो यहाँ पे घाटन आपको मिल गया, यहाँ पे ऊ है पहले से लिखा तो शुरू में ऊ मिल गया, लेकिन त के स्थान पे क्या है? द, तो यहाँ पे त किस में बदल गया? द में बदल गया, इसलिए क्या हो गया? उद्घाटन का संधि विच्छेद हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही, उत्धन घाटन। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रंगून जो है बर्मा में है। क्या? रंगून जो है बर्मा में है। ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी करेक्ट, क्योंकि रंगून जो है मतलब सिपाही की माँ चैप्टर से संबंधित है। तो रंगून कहाँ है? बर्मा में है। उसके बाद क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं। क्या फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं? वो भाग नहीं सकते। क्या फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं? वो भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या फौजी वहाँ लड़ने के लिए, जो फौज छोड़ के भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। मतलब फौज में ऐसा नियम होता है कि फौजी जो फौज छोड़ के भागता है तो उसका अपना ही साथी उसे गोली मार देता है। तो उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया? उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, उपर्युक्त, इसका करेक्ट आंसर होगा सिपाही की माँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे फौजी के बात किया गया है, लड़ाई झगड़ा के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे आप याद कीजिए कि कौन चैप्टर में फौजी का चर्चा है? तो सिपाही की जो माँ है उसी में न फौजी की चर्चा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा हुआ और कॉन्सेप्ट भी काफ़ी समझ में आया होगा और आपको यह अनुभव भी हुआ होगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।